प्लीज गाइस, माइक नहीं आज तो ऑलरेडी विकास सर की आवाज काफी तेज रहती है, तो आप लोग शोर मत रखना जिससे कि अच्छे समझ में आ सके, वीडियो वाले जो बच्चे देखें उनको समझ आ सके। टॉपिक हमारा रिवर्सल ऑफ सप्लाई एंड डिमांड रिलेशनशिप, रीजन फॉर एनवायरमेंट डिग्रेडेशन। तो यहाँ पे रहेगा हमारा ये वर्ड, ये रीजन माना जा रहा है फॉर एनवायरमेंट डिग्रेडेशन। प्लीज इसमें जो लाइन लिखी है बहुत सिंपल सी और बहुत बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग है, तो उसको थोड़ा समझना पहले, फिर उसके बाद लिख लेना तसल्ली से, ठीक है। तो शब्द कुछ इस प्रकार से लिखे, इन द पास्ट डिमांड वाज लेस देन सप्लाई। इन द पास्ट डिमांड वाज लेस देन सप्लाई। इस पॉइंट को जरा समझिएगा, क्या कह रहा है ये पॉइंट, कि जब सिविलाइजेशन होना शुरू हुआ, या सिविलाइजेशन भी छोड़ो सर, मैं आपको डेटा बताता हूं। जब 20वीं सदी शुरू हुई ना, 20th सेंचुरी शुरू हुई, तो पूरी पृथ्वी की जो आबादी थी ना, वो लगभग 400 करोड़ के आसपास थी, पूरी पृथ्वी की आबादी। यानी कि 19वीं शताब्दी की स्टार्टिंग में, आज से 100 साल, 125 साल पहले, और आज 2025, यानी कि मात्र 125 सालों के अंदर, मात्र 125 सालों के अंदर ये जो आबादी है सर, ये लगभग कितनी हो चुकी है, डबल हो चुकी है सर, इवन ज्यादा ही हो गई, 800 करोड़ के आसपास है सर पूरी पृथ्वी की आबादी, अगर देखा जाए। तो क्या मतलब हुआ इसका, कि पिछले कुछ सालों में या पिछली एक सेंचुरी में ना, जो पॉपुलेशन का लेवल है वो बहुत तेजी से बढ़ा है, इवन कहो बहुत रैपिड स्पीड से बढ़ा है ना। जब रैपिड स्पीड से बढ़ेगा, अच्छा अभी पास्ट पे लाइन आती है, तो पास्ट पे क्या नजर आ रहा है, डिमांड क्या थी, कम थी, किसके मुकाबले, तो जब तक डिमांड कम है हमारी पृथ्वी पर रिसोर्सेज की, और रिसोर्सेज की सप्लाई ज्यादा है, तब तक जो हमारी पृथ्वी के अंदर पॉल्यूशन होगा वो कम होगा, और कम होने के साथ साथ एक वर्ड लिखा हुआ उन्होंने, विदिन होगा, विदिन एब्सॉर्ब कैपेसिटी, ठीक है जी। अच्छा दूसरा पॉइंट इन्होंने दे रखा है, जो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, वो सेम यही वाला दे रखा है, रेट ऑफ सप्लाई एंड रेट ऑफ डिमांड। रेट ऑफ रिसोर्स यूज was lesser than rate of regeneration of resources। अब जरा सब जने ध्यान से देखेंगे, पिछली क्लास में भी ये वर्ड आए थे, जब तक आपकी इकोनॉमी या आपकी कंट्री या आपके वर्ल्ड के अंदर, पृथ्वी के अंदर जो पॉल्यूशन है वो किस लिमिट में है, एब्सॉर्ब कैपेसिटी में है, जिसका मतलब क्या हुआ, यूज कम है, और उसकी जो रेट ऑफ रीजनरेशन है वो ज्यादा है, तब तक क्या नहीं क्रिएट होगी, तब तक एनवायरमेंटल क्राइसिस क्रिएट डिड नॉट अराइज, ठीक है जी। लेकिन अगर इसका ये जो अभी तक ये पैटर्न आपने सीखा, इसका क्या हो जाए कंसेप्ट, बोलो क्या हो जाए, रिवर्स हो जाए। शायद हाँ ये है, हाँ जी। अगर इस चीज का रिवर्सल हो जाए, जो पिछले 100 सालों में देखने को मिला, जो मैंने यहाँ पे बात समझाने की कोशिश करी, ठीक है, रिवर्सल हो जाए इसका, तो कहीं ना कहीं क्या आने लगेंगी, प्रॉब्लम्स आने लगेंगी। तो अगर ये सिचुएशन कुछ ऐसे बन जाए, डिमांड ऑफ रिसोर्सेज are higher than, बोलो, supply of resources
तो यहाँ बैठा हुआ हर एक बच्चा इस बात को बहुत सिंपली मैनर में समझ सकता है कि क्या जनरेट होने शुरू हो जाएंगी, क्या क्रिएट होने शुरू हो जाएंगी। पॉल्यूशन आपकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी से कहां चला जाएगा, बोलो। एब्जॉर्ब कैपेसिटी से बाहर चला गया, और जैसे ही पॉल्यूशन आपकी कैपेसिटी जो है एब्जॉर्प्शन की उससे बाहर जाएगा तो पूरे पृथ्वी के ऊपर कहीं ना कहीं आपको क्या नजर आने लगेंगी, प्रॉब्लम्स नजर आने लगेंगी, जिसको आप लोग एनवायरमेंटल क्राइसिस बोल सकते हो। वो अभी आप लोग आज के दिन भी फेस कर रहे हो कि भाई 22-23 जनवरी है और गर्मी लग रही है ऐसी जैसे कि पता नहीं क्या। एक बेस्ट एग्जांपल है कि 23 जनवरी 22 जनवरी के आसपास हम लोग बैठे हुए, टेम्परेचर हो रखा है सर 23 डिग्री आज का, करेक्ट है। क्लास में बच्चों ने पंखे चला रखे, मुझे यहीं से दिख रहा है। पॉइंट ऑफ व्यू से कहने का क्या है, ग्लोबल वार्मिंग हम पढ़ चुके हैं सर, ठीक है। टेम्परेचर जिस तरीके से बढ़ रहा है जबकि जो नहीं बढ़ना चाहिए था, वो सब किस वजह से हो रहा है, क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया, और वो ज्यादा भी क्या वर्ड यूज हो रहा है, एब्जॉर्ब कैपेसिटी से कहां जा चुका है, बाहर जा चुका है, ठीक है जी। और ये हुआ क्यों है, ये सब हुआ क्यों है, क्योंकि रिवर्सल हो गया है कितने सालों में, आखिरी के 100 सालों में। जब तक ये किस कैपेसिटी में था, बोलो, तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही थी, सब जने वातावरण को एंजॉय कर पा रहे थे। जैसे ही ये एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी से बाहर गया सर, एनवायरनमेंट ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए सर। पॉल्यूशन बढ़ चुका है, टेम्परेचर बहुत बढ़ चुका है, ठीक है कि ये यहाँ पर रिवर्सल है इस चीज का। प्लीज फटाफट से इसको नोट कर लो, उसके बाद हेडिंग डाल रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ध्यान रखना। 1 मार्क का क्वेश्चन कहां से कनेक्ट होगा, कुछ नहीं कहा जा सकता इसमें, या 4 नंबर का क्वेश्चन कहां से कनेक्ट होगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। हर एक टॉपिक को चाहे आपने 10 बार पढ़ रखा है पास्ट में, जैसे ग्लोबल वार्मिंग है सबने पढ़ रखा है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हमारे को यहाँ पे पढ़ना ही पड़ेगा। फटाफट से नोट करो, उसकी बात आती है। एक बार पॉपुलेशन चलो छोड़ोगे, टाइम ज़्यादा लग जाएगा उसमें, इंटरनेट कर लिए नोट। कर दो चेंज, करो। ओके प्लीज देखो जरा, यहाँ बैठे हुए हर एक स्टूडेंट को सीधा सा मतलब पता है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है कि जो हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर है उसका क्या हो जाना, बढ़ना, ठीक है। अब टेम्परेचर जो बढ़ता है सर, उसका रीजन क्या है, अगर मैं बोलूं टेम्परेचर बढ़ने का रीजन क्या है, तो सबसे पहला कि जो पॉल्यूशन तेजी से बढ़ रहा है उसके कारण जो टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ रहा है। अब पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो उसमें सबसे बड़ा रोल तो सर एक ये कह सकते हो अर्बनाइजेशन बहुत ज्यादा हो गया है। क्या हो गया है,
अर्बनाइजेशन बहुत ज्यादा हो गया, तो शहरीकरण होने के कारण क्या है, जो जंगल वगैरह है वो कट हो गए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। दूसरा ध्यान रखना, इन्वायरमेंट के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद से, इंडस्ट्रियलाइजेशन का ईयर माना जाता है 1750 को, किसको माना जाता है, इससे पहले के टाइम पीरियड को कहते हैं प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन, बाद का जो टाइम पीरियड कहलाता है पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन। कहता है आफ्टर 1750, यानी कि जो पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन का टाइम पीरियड है ना, इसमें यानी कि कितना हो गया, मोटा मोटी लगभग 250 साल के आसपास का टाइम पीरियड हो गया, 275 सालों का टाइम पीरियड हो गया, या 300 मान लो, आखिरी के 300 सालों में हमारी जो पृथ्वी है ना, इसका जो टेम्परेचर है और इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या है बोलो, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लगभग कितने परसेंट बढ़ चुकी है, 160%। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो नेचर हम लोगों ने 8th या 9th क्लास में पढ़ा था, गर्म नेचर होता है। कैसा नेचर होता है, गर्म। तो जब जितना ज्यादा हमारे इन्वायरमेंट के अंदर गर्म जो गैसेस है वो इनहेंस होंगी, इंक्रीज होगी, उनकी परसेंटेज बढ़ेगी, तो जो ग्लेशियर्स है वो अपने आप बोलो पिघलेंगे। करेक्ट है, तो एक ये हो गया। तीसरा रीजन क्या आता है सर, जो भी एनिमल वेस्टेज होती है, क्या होती है, एनिमल वेस्टेज होती है, तो एनिमल वेस्टेज में से रिलीज होती है मीथेन गैस। बायोगैस कैसे है, हम लोग उपले जलाते हैं ना, उपला क्यों जल जाता है सर, क्योंकि उसमें क्या होती है, जो एनिमल वेस्टेज होती है उसमें क्या होती है, मीथेन गैस। 1 मार्क का क्वेश्चन ही आया हुआ है, तो ध्यान रखना कि एनिमल वेस्टेज में से कौन सी गैस रिलीज होती है जो टेम्परेचर के लिए नेगेटिव है, या टेम्परेचर के लिए एक नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करती है, तो आंसर इज मीथेन गैस। करेक्ट है जी, ये ध्यान रखेंगे। तो मीथेन गैस की मात्रा काफी बढ़ गई है, डन। चौथा रीजन ये आता है कि जितना ज्यादा पशुपालन हो रहा है ना सर, पशुपालन हो रहा है, तो जितना ज्यादा पशुपालन होगा तो कहीं ना कहीं जो जंगल है, चरवाहा जिसको हम लोग पढ़ते थे, आप लोग इंग्लिश में कुछ और वर्ड पढ़ते होंगे, चरवाहा पढ़ते थे, तो जब अपने भेड़ बकरियों को ले आके कहाँ पे चरवाते हैं कि भी जंगलों में जाके चरो, देन तो डिफॉरेस्टेशन का भी एक छोटा सा रीजन बन जाता है। एक तो अर्बनाइजेशन तो है ही डिफॉरेस्टेशन में, एक कैटल प्रोडक्शन जितना ज्यादा हो गया, मतलब जो क्या कहते हैं पशुपालन है जितना ज्यादा हो गया सर, उसके कारण भी कहीं ना कहीं डिफॉरेस्टेशन का रीजन बनता है। तो जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग का टॉपिक है उसमें ये सारे वर्ड आएंगे, तो शॉर्ट नोट बना रहे हैं 1 मार्क और 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए फटाफट से लिखेंगे। पहले ग्लोबल वार्मिंग का मीनिंग, ग्लोबल वार्मिंग is the observed increase in the increase in the average temperature of earth, atmosphere and oceans। ठीक है जी, ठीक, आगे लिखेंगे ड्यूरिंग द पास्ट सेंचुरी, ये लाइन पेपर का हिस्सा बनती हुई नजर आ सकती है, इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे ड्यूरिंग द पास्ट सेंचुरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर या टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, प्रेशर तो गलत ही वर्ड आ जाएगा, वो तो साइंस में यूज होगा। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर हैज risen by
1.1 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि F 1.1 फ़ारेनहाइट 1.1 फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू हो गया 0.6 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी, तो दोनों में से कुछ भी लिखा जा सकता है, या तो फ़ारेनहाइट में लिख दो या सेल्सियस में लिख दो। ठीक है, तो ये एक लाइन हमारे को ध्यान रखनी है। अच्छा जी, कॉजेज पे आ जाओ फटाफट से। कॉजेज ऑफ फटाफट से एक एक शब्द में कॉजेज को लिखेंगे कि भैया हम लोग लिख सकें। पहले में लिखो, सबसे ज्यादा जो जितना तेजी से कोयले का यूज हो रहा है, ठीक है ना, तो जो कोयले, जैसे हमारी इंडिया में देख लो सर, कोयले से रेल चलती है सर, ठीक है ना। अब जितना ज्यादा वो रेल चलेगी, कोयले का से ज्यादा ज्यादा क्या रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। तो पहला लिखो बर्निंग ऑफ फॉसिल्स फ्यूल, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, ठीक है। अब इसके ब्रैकेट में लिखना फॉसिल फ्यूल के ब्रैकेट में लिखना क्या क्या गैसेस रिलीज होती हैं। एक तो लिखा कार्बन डाइऑक्साइड, कोमा मीथेन, ठीक है। ये दो गैसेस ध्यान रखना। सेकंड पर आओ, डिफॉरेस्टेशन, ठीक है जी। सेकंड रीजन क्या हो गया, डिफॉरेस्टेशन। थर्ड रीजन पर आओ, मीथेन गैस released in animal waste, ठीक है जी। ठीक है, फोर्थ में लिखो इंक्रीज इन कैटल प्रोडक्शन, कैटल प्रोडक्शन जब इंक्रीज होगा तो सर दो इंपैक्ट आएंगे, एक तो डिफॉरेस्टेशन होगा और एक मीथेन गैस रिलीज होगी जैसा, ठीक है जी। दोनों जो मीथेन गैस है वो ज्वलनशील गैस होती है कि जिससे आग लग सकती है, तो इसलिए आप लोगों को पता है जो उपले वगैरह होते हैं वो जिसको इंग्लिश में बोलते हैं काउ डंग, यही बोलते हैं ना। इवन मैंने एक बार देखा था अमेज़न पे, बताया था, हम लोग डिस्कस किया था, अच्छा खासा महंगा बिक रहा है सर, 600 रुपये के बिक रहे। अरे हमारे यहाँ पे आ जाओ, अमेज़न वाले सोचो, अमेज़न की स्पेलिंग में जो ए और जेड आता है ना, वो किसको इंडिकेट करता है, ए टू जेड को ना। तो ज़्यादा सीरियस हो गए इस बात को। हम वैसे उसको गोबर बोलते हैं, कुछ लोग कंडे, कुछ लोग उपले बोलते हैं, बहुत से बोलते हैं, अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग वर्ड है। तो सोचो वो भी बेचने की चीज़ है और लोग खरीद भी रहे होंगे, तभी बिक रहे हैं ना। अगर मार्केट में लोग खरीद रहे हैं तभी बिक रहे हैं। हमारे यहाँ पे अपने तो जला देंगे, तुम्हारे भी जला देंगे, ठीक है कि। चलिए सर, तो ये हो गया। एक लाइन लिखेंगे इन्वर्टेड कोमा में, जो मैंने भी आप लोगों को कुछ देर पहले टेम्परेचर वाली बात बोली थी ना, वो लाइन। ये जो इस प्रकार की लाइनिंग होती है ना, वो कभी कभी फिलिंग द ब्लैंक्स का हिस्सा बन जाती है, ठीक है ना। तो प्लीज जरा लिखिए, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन have increased by 41% and 160%. Carbon dioxide and methane have increased by 41% and 160% respectively
सिंस प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन, और ब्रैकेट में ये लिख देना 1750। ठीक है जी, ये डेटा ध्यान रखना कि सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 41%, मीथेन गैस 160% बढ़ गई, जिसके कारण कहीं ना कहीं टेम्परेचर बढ़ गया। क्या कुछ पूछा किसी ने? डन। आखिरी पॉइंट जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए लिख सकते हैं, अगर शॉर्ट नोट में आ जाए 3 मार्क्स के लिए, इफेक्ट्स ऑफ, अच्छा एक गैस हम और पढ़ते थे बचपन में, ग्रीन हाउस गैस, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में लिख देना ग्रीन हाउस गैस। ठीक है ना, तो ध्यान रखना, बाई चांस नेम चेंज करते कुछ ऐसा कर दे तो लिख देना। ठीक है, एकदम ध्यान आ रहा है। हाँ जी, ग्लोबल वार्मिंग के अगर इफेक्ट की बात की जाए तो 2-3 इफेक्ट तो पता होने चाहिए। जैसे एक पता नहीं क्या होता है ना, बीमारियां बढ़ गई है, टेम्परेचर बढ़ गया है, समुद्र का लेवल बढ़ना शुरू हो गया क्योंकि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। यस सर, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं तो समुद्र का लेवल, सुनामी, बाढ़ के चांसेस लगातार बढ़ रहे हैं। अलग अलग, जितना ज्यादा टेम्परेचर इस पृथ्वी पे बढ़ेगा, अलग अलग बीमारियां निकल कर आएंगी, और वो हो भी रहा है सर। पिछले आपने देखा भी होगा 25-20 सालों में ना, अलग अलग भयंकर बीमारियां निकल कर आने शुरू होगी। ठीक है, और हो सकता है अगले 25 साल में और आएंगे, हम मरेंगे, मैं तुम, वो प्रियंका कहेंगे हाँ हम मर रहे हैं। प्लीज सर लिखिए जरा फटाफट से 2-3 इम्पैक्ट इसके लिखिए। पहला इम्पैक्ट दे रखा है मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस। सेकेंड लिखो नेचुरल डिजास्टर, ये जो बड़े बड़े तूफान आते हैं, हरिकेन्स आते हैं सर, इनकी संख्या पहले के मुकाबले बढ़ गई है। ठीक है, थर्ड लिखो ट्रॉपिकल डिजीज, महंगा नाम है तो ट्रॉपिकल डिजीज, मेरे को तो ट्रॉपिक आना याद है, ट्रॉपिकल तो थोड़ा सा अलग ही है। ट्रॉपिकल डिजीज, ट्रॉपिकल का मतलब क्या होता है? संदिग्ध बीमारियां। ठीक है ना, जो गंभीर बीमारी होगी ना उसके लिए वर्ड यूज किया जाएगा ट्रॉपिकल। ठीक है, आजकल के टाइम पे चिकनगुनिया बहुत आम हो गया सर, लेकिन एक टाइम पे बहुत बड़ी बीमारी माना जाता है। इसी तरीके से अभी नई कोई बीमारी निकलेगी जो अभी बड़ी डेंजरस है, जैसे कैंसर है ना सर, बड़ी डेंजरस बीमारियों में से एक माना जाता है, लेकिन आज से 20 साल बाद कैंसर है, हो गया। अब जैसे एकदम हार्ट अटैक जो वर्ड है कॉमन हो गया, आप लोग सुनते हैं, बड़ा यूजुअली सुनते हैं ना कि यार उस भैया को, उन अंकल को, मैं अपना नाम नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, डर लग रहा है, शाम का वक्त है, सरस्वती बैठते ना, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा मामला, तो हार्ट अटैक आ गया, बड़े कैजुअली ले रहे लोग। पहले किसी को हार्ट अटैक आ जाना, हार्ट फेल हो जाना, बड़ा यार एकदम कैसी, अब छोटे छोटे बच्चों को भी हार्ट अटैक आ रहा है। और फिर तुम्हारी जनरेशन एक बार तो निकाल ही दी है, एंग्जाइटी है ना, एंग्जाइटी हो रही है मुझे, डिप्रेशन हो रहा है। हम लोगों के टाइम पे डेप्रिसिएशन था बस, ये डिप्रेशन और एंग्जाइटी तुम लोगों ने नया वर्ड रिलीज करे। ठीक है, तो ट्रॉपिकल डिजीज हो गया, इसमें ब्रैकेट में लिखो, ट्रॉपिकल डिजीज में ब्रैकेट में लिखो लाइक चिकनगुनिया, ठीक है, एक बार ध्यान रखना। बाकी मलेरिया, कॉलरा वगैरह ये जो हैजा सब है तो कॉमन है, इंडिया में तो बहुत ज़्यादा कॉमन है। बाहर के लोग टेंशन लेते हैं, इंडिया वाले टेंशन नहीं लेते हैं सब चीज़ों में। हो गया और था बाहर। अच्छा, हमारे इंडिया की माँ बाप है जो तुम्हें कुछ हो जाए और खा बाहर का गंद और चला ले बोलना, सारे दिन क्यों चलाता रहता है। एक तो ये बड़ा प्रॉब्लम है, उनको नहीं पता कि ग्लोबल वार्मिंग वगैरह जो है तूने करवाया, ये तू करा दे, ठीक है नहीं। चलिए चौथा इम्पैक्ट लिखिए, इफेक्ट ऑन एनिमल्स, इफेक्ट ऑन एनिमल्स। कई सारी जो प्रजातियां हैं पशुओं की वो भी धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो गई। स्पेशली जैसे मेरे दिमाग में एक आ रहा है, हम लोगों ने एक पिक्चर देखी थी अक्षय कुमार की, आई थिंक सो, क्या नाम था उसका, जिसमें वो चिड़ियाओं वाला कंसेप्ट दिखाया था,
सिर्फ 2.0 नाम था, रोबोट। हाँ ठीक है, रोबोट 2.0। उसमें क्या एक कंसेप्ट दिखाया था कि जिस तरीके से हम लोग ये नेटवर्क वाला कंसेप्ट बढ़ा रहे हैं 4G 5G 6G की तरफ आ रहे हैं, तो जो रेडियस है वो कहीं ना कहीं जो पक्षी हैं उनको बड़ा इम्पैक्ट डाल रहे हैं सर। और उसमें देखा भी था सर हम लोगों ने, शायद काफी हद तक हो भी सकता सच हो कि अब तो इतना तो समझ में आता, दिल्ली जैसे शहर में ना सर हमारे घर के पास चिड़ियाओं की चिड़चिड़ाहट अब नहीं है सर सुबह, पहले तो बहुत हुआ भी करते थे, अब तो नहीं है सर। गांव देहात में आपको फिर भी दिख जाएगा, बट यहाँ तो नहीं है। अच्छा, समुद्र का पानी गंदा होने लगा तो कई सारी जो समुद्री प्रजातियां हैं जीव जंतु की वो खत्म होनी शुरू हो गई। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि इफेक्ट ऑन एनिमल्स में आप ये सारी बातें लिख के रख सकते हो, अगर पेपर में मिले तो। डन, 2-3 पॉइंट खत्म यहाँ पे। अब आ जाओ ओजोन डिप्लेशन पे, नया टॉपिक लिखो, ओजोन डिप्लेशन। ठीक है, ये होगी हमारी पृथ्वी। और सूरज तो बनाना भूल ही गया, सूरज भी तो बनाऊं। हमारे सूरज की रोशनी थोड़ी फीकी होगी। हमारा सूरज थोड़ा सा ना ऑर्गेनिक है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, किसी को कोई प्रॉब्लम होने भी नहीं चाहिए, ध्यान रखना। ये मेरा सूरज है। चलो प्लीज, हम लोग को ज्यादा ही होता है। बच्चों प्लीज देखो, ज्यादा तो हमें पता नहीं, मैंने तो हम लोग साइंस वाले होते तो ज्यादा अच्छा ना होता, मैं तो इमेजिनेशन बना रहा हूँ, ठीक है कि नहीं। तो जो बचपन में पढ़ा उसके बेसिस पे बना रहे हैं कि जो सूरज से पराबैंगनी किरणें क्या बोलते थे, अल्ट्रा वायलेट्स रेज जो आती हैं, वो पृथ्वी पर रहने वाले हमारे जैसे इंसानों की चमड़ी में घुसती है ना, तो कैंसर जैसा, स्किन कैंसर बचपन में पढ़ा, आप लोगों ने भी शायद यही पढ़ा होगा, आपकी भी किताबें एनसीईआरटी वालों ने दी थी, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। फिर बचपन में हमने ये भी पढ़ा था कि जो हमारी ओजोन लेयर है उसमें कोई होल हो गया ना, कुछ ऐसा पढ़ा था, तो उस होल बना देते, ये हो गया होल, ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट आ गई, ये वाली किरण यहाँ तक आ गई, ठीक है जी। अब कहीं से भी आ जाए हमारे तक आ गई तो हमारी चमड़ी में तो गुजरेगी है। तो जितनी ज्यादा ओजोन डिप्लेशन होगा सर, उतना ही पृथ्वी को नुकसान है, उतनी ज्यादा कैंसर से जुड़ती हुई बीमारियां होंगी। ये सीधा सा कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ा। इसी को शॉर्ट नोट में कन्वर्ट कर लेते हैं, और इसके पीछे जो रीजन था वो था CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये भी हमने पढ़ा था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है वो AC और जो रेफ्रिजरेटर वगैरह होते हैं उससे जनरेट होता है, करेक्ट है। इसके लिए कंसेप्ट बनाया गया था मॉनिटरल प्रोटोकॉल, उस पर चर्चा करेंगे। अटेंडेंस कवर करो, ठीक है, अटेंडेंस कवर करो। Present, standing for a fun game. Present. Priya present. Nandini present. Deepa present. Bhumi present. Vansh, Mishti, Nancy. बातें नहीं। Anmol, Nandini present. Lakshita present.
राधिका प्रेजेंट, जैसिका भविष्य, जागृति, जय, हरमन, प्रियंका, मोहित, यश, श्रुति, तान्या, अटेंडेंस सर्टिफिकेट बातें कर जा रहे हैं। प्राची, सुमित, जयकिता, डिम्पी, यश, साक्षी, प्रिया, आदि, नंदिनी, मुस्कान, अंशुल, तुषार, दक्ष। फीस हुई आप लोगों की? पहले तो ये बताओ किसी का ऐसा कोई बच्चा बैठा है जिसकी लास्ट मंथ की फीस पेंडिंग हो? मैम को अपडेट कर दिया आपने, बाकी सबकी लास्ट मंथ क्लियर है। अब जनवरी की फीस किस किस की पेंडिंग है? रेज योर हैंड। थोड़ा सा शार्प लिया है बच्चों, आप लोग अपडेट करो मैम को, क्योंकि इतनी फीस अगर अभी भी पेंडिंग होगी 23-24 जनवरी तक यानी कि मंथ की एंडिंग पे, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। और आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी बता रहा हूँ कि 2-3 ये जो मंथ होते हैं ना सर, यहाँ पे आप लोग हम लोग को सपोर्ट करोगे, क्योंकि हम लोग पूरे साल आप लोग को ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करेंगे कि भैया हाँ चलो इस मंथ की अगले मंथ आ जाए। जनवरी, फरवरी और मार्च में पढ़कर निकलते हो ना, उसके बाद नहीं बच्चा मिलता। द नंबर योर बैंक करंटली स्विच ऑफ हो जाता है। तो ब्लॉक हूँ मैं, जलील हूँ अपने आप में, उससे बेटर है थोड़ा सा हार्ड हो जाओ कि भैया हाँ आप लोगों को पे करनी पड़ेगी। तो ध्यान रखना, मैं लिस्ट लेके मैसेज कर दूंगा आप लोगों को। प्लीज फटाफट से मीनिंग लिखो, फिर उसके बाद बात करते हैं आगे जरा। हाँ भाई प्लीज ओजोन डिप्लेशन के लिए आइए जरा। रीजंस लिखो, हेडिंग लिखो, रीजंस या कॉजेस ऑफ ओजोन डिप्लेशन।
ठीक है, पहले लिखो CFC, CFC फुल फॉर्म सबको पता है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कोमा विच इज यूज्ड एज कूलिंग substance in AC and रेफ्रिजरेटर, फ्रिज नहीं लिख सकते थे, कितना सही लगा, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज बोलते आए बचपन से हम लोग। और दूसरा रीजन है ब्रोमोफ्लोरोकार्बन, ब्रोमो स्पेलिंग बोल देता हूं, बता देता हूं क्या होता है, BROMO, ब्रोमो, फ्लोरो FLUORO, फ्लोरो, कार्बन CARBONS, कार्बन, ठीक है। अब ये जो आप लोगों ने देखा होगा ना आग बुझाने वाला नहीं, तो फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं ना, उसमें से जो गैस रिलीज होती है ना, जो उसमें दो वाइट सी जो चीज रिलीज होती है, उसको बोला जाता है ब्रोमोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। तो ब्रैकेट में लिख दो, याद है, यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, महंगे नाम दे रखे आज, फायर एक्सटिंग्विशर EXTINGUISHERS, ठीक है जी, डन। क्या हुआ, दोबारा बोल दो स्पेलिंग, क्यों हंस रहे हो, मुझे भी नहीं आती, कोई बात नहीं, ठीक कर दो। फायर एक्सटेंशन तो फायर तो बढ़ा दोगे तुम तो, और आग लगा दोगे, डन। अब हेडिंग डालो मॉनिटरल प्रोटोकॉल, यहां से पेपर में क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। यह मॉनिटरल प्रोटोकॉल लंबा हो जाएगा तो 10 मिनट में डिस्कस नहीं हो पाएगा। बातें नहीं, चलो 10 मिनट के अंदर एक छोटा सा टॉपिक कवर कर लेते हैं, वो तो नहीं हो पाएगा। बस बातें नहीं, प्लीज। पॉल्यूशन को रोकने के लिए एक बोर्ड बनाया गया, पॉल्यूशन को रोकने के लिए क्या बनाया गया, एक बोर्ड, ये बोलो, CPCB की फुल फॉर्म लिख लो, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है जी। इनिशियली ना ये दो चीजों के जो पॉल्यूशन थे उस पर ज्यादा कंट्रोल करता था, एक एयर पॉल्यूशन और एक वाटर पॉल्यूशन, ठीक है जी, उनको बड़ा कंट्रोल करने के लिए है। लेकिन बाद में सभी प्रकार के जो पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल करने के लिए इसको रखा गया है, ये आप एक ऑपरेट करो, ये ध्यान रखना स्टार्टिंग में किससे कंट्रोल कर। इन्वर्टेड कॉमा में लाइन लिखो जरा, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इन इंडिया, इन्वर्टेड कॉमा में लिखनी नहीं, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इन इंडिया मॉनिटर
द क्वालिटी ऑफ monitor the quality of water in 125 rivers. 125 rivers. छोटी बड़ी झील अलग अलग जगहों पे जहाँ पर भी पानी की क्वालिटी है, जो भी लोग पानी पीने के लिए जहाँ से भी यूज किया जा रहा है भारत के अंदर, उन सब की क्वालिटीज को चेक करने का एक तरीके से जो जिम्मेदारी है वो किसको दी जाती है? पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को, ठीक है ना, सीपीसीबी को। ये ध्यान रखना। क्या कह रहे हो? जो हमारी इकोनॉमी में, हमारी कंट्री में इतने ज़्यादा जो व्हीकल्स है ना, जो अननेसेसरी, जैसे आपने बड़े लोगों को छोड़ो, रामा विहार को देखो, ठीक है। अभी देखना रामा विहार में ना कुछ लोग ना यहाँ से ना अटेंडेंस लगाते हुए निकलेंगे, बाइक होगी, रोड खाली है, बट वो हॉर्न मारते हुए निकलते हैं ना, डन, चाहे फिर वो बुलेट पे जाए, चाहे फिर वो नॉर्मल बाइक स्प्लेंडर पे जाए। तो वो जो अननेसेसरी साउंड है, पहला तो वो व्हीकल्स वाला साउंड। दूसरा, कोई भी फंक्शन होता है सर, कोई भी फंक्शन हो, वहां पे जो इतना ज्यादा साउंड क्रिएट होता है, ठीक है, स्पेशली उन एरियाज में जहाँ पे पब्लिक रह रही है ना। आपको पता भी है सबको कि 10 बजे के बाद वो पुलिस को फोन कर देना, पुलिस आ गई। 12 बजे नहीं यार, 10 बजे भैया, 10 बजे है, वो लोग बोल नहीं रहे। लेकिन सोसाइटी में अगर आप जाओगे ना, जहाँ पे ठीक ठाक पढ़े लिखे लोग रह रहे हैं, 10 बजे के बाद तो चुपचाप से अपने घर से फोन कर देते हैं, दिस हैपनिंग, प्लीज कम। वो आती है पुलिस, हाँ भाई, कुछ नहीं, किसी को नहीं कहती, डीजे वाले को पकड़ दी इधर भाई। तो अगर कभी आप बुकिंग करने के लिए जाओगे ना डीजे वाले को, तो वो ना पहले बोल देगा, भैया देखो मैं 10 बजे बंद कर दूंगा, उसके बाद जो होगा ना वो आप देख लेना। आप ऊपर के पैसे दो, अंडर द टेबल दो, वो डिपेंड करता है ना। तो ये 2 रीजन है, ये 2 तरीके हैं जहाँ पे कंट्रोल किया जा सकता है। एक वर्ड लिखो जिसके साथ क्लास को ओवर करेंगे, फिर अगली क्लास में मॉनिटर प्रोटोकॉल पे चलेंगे। वर्ड है पर्यावरण मित्र। हंसो मत, पेपर में अगर आ गया ना तो तुम लोग कवर नहीं कर पाओगे। स्पेलिंग लिखो पहले, PARYAVARAN, पर्यावरण, PARYA पर्या, VARAN पर्यावरण, मित्र MITRA मित्र, ठीक है जी। अब इसका सीधा सा मतलब हमारे तो लिए तो हिंदी में बड़ा इजी है, बाकी देशों के लिए हो सकता है मुश्किल हो, या बाकी लोगों के लिए मुश्किल हो। पर्यावरण मित्र का सीधा सा मतलब समझ में आ रहा है? फ्रेंड ऑफ एनवायरमेंट। तो ब्रैकेट में लिखो फ्रेंड ऑफ द एनवायरमेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है कि फ्रेंड ऑफ एनवायरमेंट के लिए मॉनिटर प्रोटोकॉल में किस शब्द का यूज किया जाने लगा? पर्यावरण मित्र का। अगर पर्यावरण मित्र इंग्लिश में पूछेगा क्या मतलब होता है, वो तो बता दोगे, दिख भी रहा है, लेकिन फ्रेंड ऑफ एनवायरमेंट के लिए कौन सा वर्ड यूज किया जा रहा है, तो वो ध्यान रखना, पर्यावरण मित्र, ये ध्यान रखेंगे। अगली क्लास में हम लोग शुरू करेंगे मॉनिटर प्रोटोकॉल, और यहाँ पे चर्चा करेंगे इसके लिए क्या कर सकते। स्कूलों में सबके वाइवा वगैरह हो गए? कोई ऐसा जिसके पेंडिंग हो अभी भी?